Hello everyone, very good morning to all of you. रोहित, पूजा, आशीष, निकिता, नीलेश, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग भाई। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। गौतम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देव, पीयूष, चलिए हीरो, वतुल, सभी को गुड मॉर्निंग। तो कल जो है हम जो केस कर रहे थे वो उन वर्ब्स का था जो कि अपने साथ जिरंड और इन्फिनेटिव दोनों लेते हैं, और जब वो इन्फिनेटिव लेते हैं अपने बाद तो उसका मतलब अलग होता है, जब जिरंड लेते हैं तो उसका मतलब अलग होता है। तो उन केसेस को देख रहे थे हम। 6 के करीब एग्जाम्पल लिख लिए थे, कुछ और एग्जाम्पल हैं उनको डिस्कस करते हैं, और उसके बाद में फिर कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब से रिलेटेड, एरर डिटेक्शन के, राइट। और फिर एक मॉडल्स का भी हैंड आउट है, वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो मॉडल्स के ऊपर भी एक क्लास में डिस्कशन और हैंड आउट का काम होगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलम आपने कल बनाया ही था। एक तरफ हमने कॉलम जो है बनाया था किसके लिए, इन्फिनेटिव के लिए, और दूसरी तरफ बनाया था जिरंड के लिए। आई होप आपने अपने भी सेंटेंसेस बनाए होंगे और ऑब्जर्व जरूर किया होगा कि लिटरली इनके मीनिंग में किस तरीके से बदलाव आ जा रहे हैं। तो हमने कौन कौन से वर्ब देख लिए थे। फॉरगेट देख लिया था, फॉरगेट, रिमेंबर, स्टॉप, रिग्रेट, बी सॉरी, राइट। आइए बाकी के देख लेते हैं। स्टॉप हमने कर लिया था, रिग्रेट भी कर लिया था, वेरी गुड। अगला है लव, लाइक या वुड प्रेफर आ जाता है, आई वुड प्रेफर। तो अब इसके बाद भी अगर हम देखें तो इन्फिनेटिव और जिरंड दोनों का इस्तेमाल होता है। ट्राई भी हो गया था, चलो बहुत अच्छी बात। ये कौन से नंबर का वर्ब है, 7वां नंबर है शायद। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि जैसे मैं ये कहूं कि आई लाइक टू डू दिस, या आई लाइक स्विमिंग, या आई लाइक टू स्विम, आई लाइक सिंगिंग या आई लाइक टू सिंग। तो इन तरह की समस्याएं फिर आपको यहां पे देखने को मिलती हैं। तो उस समस्या से हम निजात पाएंगे आज। देख लीजिए, जब भी हम बात करते हैं इन वर्ब की और इनके बाद आप लगाते हैं क्या, इन्फिनेटिव, तो इसका मतलब क्या होता है, द मीनिंग इज स्पेसिफिक प्रेफरेंस। जबकि अगर वहीं पे लव, लाइक या वुड प्रेफर के साथ अगर जेरंड का इस्तेमाल हो तो ये होता है क्या, जनरल। ये स्पेसिफिक है और ये जनरल सेंस रखता है। अब स्पेसिफिक और जनरल के बीच का फर्क क्या है, कोई बताएगा मुझे सेंटेंस के थ्रू? एनीबॉडी वुड लाइक टू अटेम्प्ट, व्हाट वुड बी द डिफरेंस? देखो, अगर आपने ये आप कहते हो आई लाइक टू सिंग, या आपने कहा कि आई वुड प्रेफर टू सिंग, और यहीं पे सेंटेंस में लिखता हूं आई लाइक या लव, जो भी कहना है आपको, सिंगिंग या वुड प्रेफर सिंगिंग। अब इसके सेंस में क्या फर्क आ जा रहा है? फर्क ये आ जा रहा है कि सपोज किसी एक जगह पे वीकेंड्स में कुछ इस तरीके का पिकनिक टाइप का प्रोग्राम है, और 10-15 लोग एक साथ एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं, और उन्हें कहा गया कि आप जो है सिंगिंग, डांसिंग, परफॉर्मेंस जो चाहो कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तब आपने कहा कि आई वुड प्रेफर टू सिंग। क्या कहा आपने? आई वुड प्रेफर टू सिंग। अब वहां पे क्या है कि भाई आपको ऑप्शन दिए गए थे कि जितने लोग हैं यहाँ पे, आप या तो कुछ गा करके सुनाइए या डांस करके सुनाइए, चलो दो ही चॉइस सकते हैं, गा करके सुनाइए और डांस करके सुनाइए। और आपने क्या कहा कि आई लाइक प्रेफर, आई वुड, सॉरी नॉट आई लाइक प्रेफर, आई वुड प्रेफर टू सिंग या आई लाइक टू सिंग। तो इसका क्या मतलब है कि अब ये स्पेसिफिक हो गया, ये उस मोमेंट की बात है, आई लाइक टू सिंग, आई वुड प्रेफर टू सिंग। लेकिन जब आपने कहा कि आई लाइक सिंगिंग या आई लव डांसिंग या आई प्रेफर सिंगिंग, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक जनरल सी बात है कि आपको जनरली गाना पसंद है। तो ये फर्क आ जाता है, और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि लव, लाइक, इनके बाद हम आईएनजी भी लगाते हैं, टू प्लस यून भी लगाते हैं, और आज तक हम उसमें श्योर नहीं होते थे कि दोनों लगाने के मतलब में फर्क क्या है। तो आज आपको वो क्लियर हो गया। जब स्पेसिफिक पर्पस हो, किसी एक मोमेंट की बात हो, और उस मोमेंट में आपके पास चॉइस हो और फिर आपको बताना हो, तो वहां पे क्या लगाओगे, तो उस समय आप लगाओगे इन्फिनेटिव। लेकिन जब एक जनरल बात है, जैसे किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, तो उसने कहा आई लाइक डांसिंग, तो इसका क्या मतलब है कि डांसिंग इन जनरल उसको पसंद है। लेकिन वहां पे उस मोमेंट की बात की दो चॉइस थी, मैं यहाँ पे डांस करना चाहूंगा, सो आई वुड लाइक टू सिंग, या आई लाइक टू डांस, या आई प्रेफर टू सिंग, आई वुड प्रेफर टू डांस। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है सभी को इतने से? अंचल, अंजलि, रागिनी, मयंक, निर्भय, सोनू, वीडियो क्वालिटी कम करना दीजिए, कम करने हटा दिया है। चलो आ जाओ, 8वें पे चलते हैं। और लव के बाद बारी आती है हेट की। हेट के बाद अगर आप इन्फिनेटिव लगा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, हेट व्हाट वन इज अबाउट टू डू, यानी जो आप करने वाले हैं उससे हेट करना। हेट व्हाट वन इज अबाउट टू डू। आई हेट टू इंटरवीन, आई हेट टू इंटरवीन, बट आई हैव टू डू सो। आई हेट टू इंटरवीन बट आई हैव टू डू सो।
अब यहाँ पे क्या है कि मान लो कहीं पे कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई जीडी चल रही है और आप वहां पे कह रहे हैं कि आई हेट टू इंटरवीन, मुझे इंटरवीन करना, बीच में बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि डिस्कशन जो है वो अपने रास्ते से भटक गया है। तो यहाँ पे हमने उस मोमेंट की बात करी जो आप अभी करने वाले हैं 10 कुछ ही देर में, और उसके लिए आप एक तरीके से हेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर हम हेट के बाद जिरन लगा लेते हैं तो इसका क्या मतलब है? फील सॉरी फॉर व्हाट वन इज डूइंग, ये माइन्यूट सा फर्क आ गया। यहां पे आप देख रहे थे जो करने वाला है अभी भविष्य में थोड़ी देर में उसके लिए हेट कर रहा है, लेकिन यहां पे क्या देख रहे हो आप कि जो काम कर रहा है उसी से हेट करने की बात हो रही है। यहां पे सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे मैं कहूं आई हेट मेकिंग हिम फील अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, राइट? आई हेट मेकिंग हिम फील अनकंफर्टेबल। कल ही आपने पढ़ा था ना, देखो मेकिंग के बाद जो आया हुआ फील क्या है, दैट इज बेयर इन्फिनिटिव। मुझे आई हेट मेकिंग हिम फील अनकंफर्टेबल, मैं उसे अभी अनकंफर्टेबल कर रहा हूं, पर मुझे वो अच्छा नहीं लगता। और जैसे ये इंटरव्यूज में कई बार करना पड़ता है, जैसे हम जब हम मॉक इंटरव्यू लेते हैं किसी कैंडिडेट का, मान लो बच्चे का सिलेक्शन हो गया, प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, और अब उसको इंटरव्यू की कॉल आई हुई है और अब उसके प्रिपरेशन के लिए वो आया हुआ है सामने, तो अगर उसको ये क्लैरिटी नहीं है उसे क्या आंसर करना है या उसे उस अवसर की गंभीरता का एहसास नहीं है, तो कई बार हम उसके लिए रेकमेंड करते हैं स्ट्रेस इंटरव्यू, जहां पे 3-4 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, उसे एक सवाल के जवाब उसका पूरा नहीं हुआ तो दूसरा सवाल आ गया, उसको प्रेशर में डाला जाता है कि उसका रियलिटी चेक हो थोड़ा सा। तो वही चीज है कि अब हमें अच्छा नहीं लगेगा उन जो पैनलिस्ट को कि उसकी आंखें लाल हो रही हैं, हमने उसको सिचुएशन में ला दिया कि शायद रोने ही वाला है, उसकी इज्जत तार-तार हो रही है इंटरव्यू में, लेकिन अब वो जरूरी भी है क्योंकि उसे कहीं और जाना है, वहां पे वो अनकंफर्टेबल ना हो, वहां पे वो इंटरव्यू को बेहतर तरीके से दे पाए, ये जिम्मेदारी है उन मेंटर्स की जो उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जिसके लिए बूट कैंप जैसे लगाए जाते हैं, उसको स्ट्रेस इंटरव्यूज में डाला जाता है, तो वही है कि उस समय अच्छा नहीं लगेगा लेकिन वो करना है। वही बात की जो छोटा बच्चा रो रहा होता है और उसको टीके वाला इंजेक्शन लग रहा होता है, तो मां ये नहीं कहती डॉक्टर को, निर्दयी डॉक्टर, देखने का बच्चा रो रहा है, बंद करो अपना इंजेक्शन, उस समय वो जरूरी है, वो रो रहा है लेकिन फिर भी वो जरूरी है। वही चीज की आप जिस समय जो चीज कर रहे हैं अगर उसको हेट करें तो उधर आप लगाओगे जरन, और यहाँ पे जो करने वाले हो अभी थोड़ी देर में उसके लिए आप लगाओगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। या नीड, वांट या नीड, और इसके बाद अगर इन्फिनिटिव है, वांट या नीड के बाद अगर इन्फिनिटिव है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है विश, आप चाहते हैं वो चीज, या कई बार वो कंपल्सन के सेंस में भी आ जाता है कि हैव टू, अब वो चीज आपको करनी पड़ेगी। जबकि अगर वांट और नीड के बाद जिरंड है तो क्या मतलब है? वांट और नीड के बाद अगर जिरंड का इस्तेमाल हो रहा है तो मतलब होता है समथिंग नीड्स टू बी डन, समथिंग नीड्स टू बी डन। तो प्लेबैक और वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन हटा लिया गया। अच्छा कुंदन, ठीक है, मैं इसके बारे में बात कर लूंगा टीम से, हमें आइडिया नहीं होता ना, हम तो वीडियोस देखते नहीं है, तो मैं टेक्निकल टीम से आपकी समस्याएं पहुंचा दूंगा अगर वीडियो क्वालिटी के ऑप्शन में और प्लेबैक में दिक्कत है तो। आ जाओ, अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। आई वांट या नीड टू फाइंड अ गुड मेंटर, आई नीड टू फाइंड या आई वांट टू फाइंड अ गुड मेंटर। तब यहाँ पे क्या है कि वांट या नीड के बाद आपने टू फाइंड लगा लिया कि आपकी ये इच्छा है और ये आवश्यकता है कि आप एक अच्छे मेंटर को, एक अच्छे मेंटर को चाहते हैं, कि आपको कोई एक अच्छा कोच मिल जाए, मेंटर मिल जाए, गाइड मिल जाए। और वांट और नीड के बाद अगर जिरंड है तो हम लगाएंगे, तब इसका सेंस क्या होगा? समथिंग नीड्स टू बी डन। जैसे कहा जाए योर कोट नीड्स क्लीनिंग, योर कोट नीड्स क्लीनिंग, राइट? अब यहां पे देख रहे हो आप नीड्स के बाद क्या आ गया? क्लीनिंग, कि भाई जो तुम्हारे कोट है वो बहुत गंदा हो चुका है और तुम्हारे कोट को किस चीज की आवश्यकता है? सफाई की आवश्यकता है, तो उसको ड्राई क्लीनिंग में जाके दे आओ। इसे लिखा समथिंग नीड्स टू बी डन, यानी उस समय वहां पे क्लीनिंग की आवश्यकता है, जरूरत है। गो, गो के बाद अगर आया हुआ है इन्फिनिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो हो जाता है एक्शन, और अगर वहीं गो के बाद लगा हुआ है जिरंड तो वो क्या हो जाती है? एक्टिविटी। एक हो जाता है एक्शन और एक हो जाता है एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आई वेंट टू सी माई ब्रदर, आई वेंट टू सी माई ब्रदर, यानी आप अपने भाई को देखने गए, तो यहां पे ये एक्शन है। और दूसरा शी ऑफन गोज फॉर शॉपिंग, शी ऑफन गोज फॉर शॉपिंग। अब यहां क्या देख रहे हो आप कि गोज के बाद आ गया जिरंड, और जिरंड के लिए कई बार ये आपको फॉर यहां पे लगाते हुए देखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहां पे बिना फॉर के भी आपने लिख दिया शी ऑफन गोज शॉपिंग, तो वो भी चल जाएगा, वो भी स्ट्रक्चरली कोई गलत नहीं होगा, राइट? या जैसे कहा जाए कि भाई आई ऑफन गो हाइकिंग, आई ऑफन गो हाइकिंग, तो मैं हाइकिंग के लिए जनरली जाता हूं। आई ऑफन गो स्विमिंग, तो यहां पे अगर आप कह रहे हो कि आई ऑफन गो स्विमिंग, तो इधर स्विमिंग क्या हो गया? दैट इज एक्टिविटी। और अगर आपने लिखा कि आई वेंट टू स्विम या आई गो टू स्विम एवरी डे, तो वहां पे क्या है? आई गो टू स्विम एवरी डे का मतलब ये एक्शन है आपका, आई गो टू स्विम, और आई गो फॉर स्विमिंग या आई गो स्विमिंग, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे एक्टिविटी हो गया। देखो स्विम और स्विमिंग से एक बात और भी ध्यान में रखनी है, जैसे कहा जाए कि भाई ही गोज फॉर अ वॉक, ही गोज फॉर अ वॉक एवरी डे, और दूसरा ही इज वॉकिंग। अब आप देख रहे हो इन दोनों सेंटेंसेस में वॉक का इस्तेमाल हुआ है,
लेकिन पहले वाले सेंटेंस में लिखा ही गोज फॉर अ वॉक एवरी डे, ही गोज फॉर अ वॉक एवरी डे, ये लिखा हुआ है। अब वॉक से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल हो गया एक, तो एक बात तो क्लैरिटी समझ में आ गई कि वॉक यहाँ पे वर्ब नहीं है, क्या है, नाउन है, और नाउन है तो ये एक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक्शन होता तो वर्ब होता। यहाँ पे ये वॉक क्या है, ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी हो गई। एक्टिविटी का मतलब क्या कि जो काम आप इन जनरल करते हैं, एंड ही इज वॉकिंग। अब यहाँ पे ये वॉकिंग क्या है, ये वर्ब है, इज हेल्पिंग और वॉकिंग मेन वर्ब, और इधर क्या है, ये एक्शन है। तो एक्टिविटी और एक्शन में फर्क आपको पता होना चाहिए। जब हम एक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो स्पेसिफिक है, वो उस मोमेंट में हो रहा है, जबकि जब हम एक्टिविटी की बात करते हैं तो वहां पे वो इन जनरल बात है, वो आपकी स्पेसिफिक नहीं है। अब जैसे हम जब जर्नल को सब्जेक्ट बना रहे थे तो क्या करते हैं, स्विमिंग इज माय हॉबी, स्विमिंग इज माय हॉबी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, स्विमिंग जो है वो एक्टिविटी है, एक्शन है, तो वहां पे एक्टिविटी है, स्विमिंग के बारे में इन जनरल बात हो रही है, स्विमिंग इज माय हॉबी, ठीक है। सो ये फर्क है इसमें। तो ये कुछ हमारे स्पेसिफिक केसेस थे जिन्हें आपने ध्यान में रखना है। वेरी गुड अजय, अंजलि थैंक यू, अजय थैंक यू। तो भाई यहाँ पे बहुत सारी चीजें पहली बार देखते पड़ते हैं, और देखो ये सारी चीजें मैं अपने पर्सपेक्टिव से पढ़ाता हूँ कि मैं अगर एक स्टूडेंट होता तो मैं इन चीजों में फंसता। अगर मुझे कोई भूख जगाता है, जैसे मैं आपको भूख जगाता हूँ, मैं थोड़ा पढ़ता लिखता तो मैं इन चीजों में कंफ्यूज होता। मुझे लिखाई देता है, कभी कहते हैं आई लाइक टू सिंग, कभी कहते हैं आई लाइक सिंगिंग, कोई बता देता मुझे कब कहाँ क्या लगता है। तो किताबों में इन जनरल जो किताबें हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनमें सब बातें गहराई में नहीं होती। तो फिर मैंने ढूंढा, मुझे मिला, तो वो प्रसाद आप तक भी पहुंचाना मेरा फर्ज है। तो यही सब सिखाता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को लगा इतनी गहराई में सर क्यों जाते हैं, तो भाई मैं आपको इसी पर्पस से पढ़ाता हूँ, जो बार बार कहता हूँ कि मेरे बैच में अगर एक बार आ जाओ तो दोबारा कहीं कुछ भी करने की जरूरत ना हो। अगर बच्चा ईमानदार है तो अपने साथ आने वाली जनरेशन को भी अंग्रेजी पढ़ा लोगे, फिर तो कुछ रटे नहीं होगे। ये नहीं होगा कि नहीं मैंने तो अंग्रेजी रटी थी, रटने की जरूरत ही नहीं है। फंडामेंटल्स हैं, बेसिक है। अब इसके बाद एक आदत बना के रखना कि लैंग्वेज का एक्सपोजर लेते रहना, मतलब अखबार पढ़ते रहना, न्यूज देखते रहना, तो अपनी आने वाली पुस्तकों को भी पढ़ा लोगे। उनके लिए किसी अंग्रेजी मेंटर, टीचर, कोच की कोई जरूरत नहीं होगी। तो मैं यहाँ बीइंग कोच पढ़ाता हूँ, ना कि टीचर। टीचर का मतलब ये ज्ञान को दूसरी तरफ भेज देना और उसे रटवा देना, आपको एहसास कराना, इज डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। और इसलिए आप यहाँ पे अपनी फॉर्मेशंस भी करते हैं सेंटेंसेस की। चलिए जी, तो इसको अब यहाँ पे रोकते हैं और अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस, जो कि वर्ब के ऊपर है। बड़ा ज्ञान हमने लिया है वर्ब में अभी तक, तो बड़ा चैप्टर है ना, तो इसीलिए थोड़ा ज्ञान फिर एक हैंडआउट, थोड़ा ज्ञान और एक हैंडआउट। तो हम कर रहे थे नॉन फाइनाइट्स, और नॉन फाइनाइट्स को हमने खत्म किया है। इसमें जो और एडवांस स्ट्रक्चर है ना इन्फिनिटिव के, जैसे प्रोग्रेसिव इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव, राइट, फिर पैसिव इन्फिनिटिव, ये सब चर्चा मैं आगे कर लूंगा आपसे, कल की क्लास में कर लूंगा। आज जो है इतना आपके सिलेबस के लिए, सीजीएल, बैंकिंग, हर तरह के एग्जाम के लिए जरूरत से ज्यादा ज्ञान मिल चुका है आपको। जो कल बताऊंगा जो और एडवांस वाली बात है, वो एक तरीके से आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जब अखबार पढ़िए और इन तरह की चीजों में पढ़ें, सुने और देखें, तो चीजें आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो हम चल रहे हैं वर्ब के हैंडआउट के ऊपर, इनके क्वेश्चंस करेंगे। इनको खत्म करने के बाद फिर मैंने कहा कि एडवांस इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर और मॉडल्स एक बार आपके लिए मैं रिवाइज भी कर दूंगा। यहाँ पे उसका मटेरियल ऑलरेडी शेयर्ड है, लेकिन फिर भी, और उसके बाद मॉडल के ऊपर भी एक हैंडआउट है। तो दो हैंडआउट और वर्ब में प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें से पहला, उन दो में से पहला ये है। एक पहले आप कर चुके हैं, वो था कंडीशनल का। तो वर्ब चैप्टर में 3 हैंडआउट है, कंडीशनल, वर्ब का, नॉर्मल, और उसके बाद मॉडल्स का स्पेसिफिक। तो ये वर्ब का, इसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको क्वेश्चन दिखाई देगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपको दिखाया, जैसे आप बाकी चैप्टर्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, फटाफट सेंटेंसेस देखिए। मैं 2 मिनट तक कुछ नहीं बोलूंगा, फिर जितने क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे हम उनको डिस्कस कर लेंगे। प्रियरंजन कह रहे हैं कल सेंटेंस मिला, बैट्समैन डज और युवराज सिंह हिट्स 6 सिक्सेस। वेरी गुड प्रियरंजन, बहुत अच्छा सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो। अब देखो डज और युवराज सिंह लिख दिया, नाउन का ज्ञान याद आ गया होगा। युवराज सिंह प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लगा दिया तो क्या बन गया, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लास। तो क्लास वही, और युवराज सिंह का मतलब क्या, युवराज सिंह जैसा, युवराज सिंह की क्लास का, तो वो कॉमन नाउन बन गया। जैसे युवराज सिंह ने छक्के मारे थे वैसे ही। चलो अब आंसर करो। हेलो हेलो प्रवीण, बिल्कुल हेलो भाई, सभी को हेलो। क्वेश्चन करें फटाफट, साहिल, प्रवीण, 7 क्वेश्चंस हैं। ओके विशाल, मैं डिस्कस कर लूंगा एक बार टीम के साथ, क्या अपडेट हुई है, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को। चलो अभी पढ़ लो आप। चलिए, आपका समय होता है पूरा। कुछ लोगों के आंसर 7 तक आ चुके हैं। सी लाइट ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉयिंग द कूल वेदर। आपको याद आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर के ऊपर है। कौन सा वर्ब पेयर भाई, ये याद होगा, लाई, ले, लेन, और ले, लेड, लेड। अब आप सेंटेंस देखो तो पहला कह रहा है शी लाइड ऑन ग्रास, तो जाहिर तौर पे लाइट जो था वो हमने कहा था झूठ बोलने के लिए, लाई का सेकंड फॉर्म है। घास के मैदान पे झूठ नहीं बोलेगी, घास के मैदान पे लेटी हुई है और कूल वेदर को एंजॉय कर रही है। और खुद के लेटने के लिए कौन सा वर्ब था, लाई। हमें यहाँ पे लाई का सेकंड फॉर्म चाहिए, यानी हमें जरूरत किसकी है, ले की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में शी ले आ जाएगा, जो लाई का सेकंड फॉर्म है। शी ले ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉयिंग द कूल वेदर। अगला है आई ले माय लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल। अब यहाँ दो बार ले का इस्तेमाल हो गया, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको। अब इधर खुद समझ में आ रहा है कि दो तरह के एक्शन हो रहे हैं। एक में तो उसने अपने सामान को किनारे रखा, तो सामान को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखने के लिए क्या आएगा, ले आएगा। आपको पता है ले किसी भी चीज को जब आप हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करते हैं, जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, ले। और उसके बाद है एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर व्हाइल। तो ले डाउन टू रेस्ट फॉर व्हाइल का क्या मतलब, भाई खुद ही को रेस्ट करने के लिए लेटाएगा वो, तो उसने अपना सामान किनारे रखा और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लेट गया। तो खुद के लेटने के लिए जाहिर तौर पे हमें लाई का सेकंड फॉर्म चाहिए, ले, जो कि सही लगा हुआ है, एंड ले डाउन। लेकिन एरर कहां पे है, एरर आया हुआ है आई ले माई लगेज में। वहां पे क्या करोगे भाई, आई लेड माई लगेज, आई लेड माई लगेज असाइड, राइट। ये लेट क्या हो गया, इसका सेकंड फॉर्म। अब बिल्कुल ओके है, आई लेड माई लगेज असाइड एंड ले डाउन। अब देखो दोनों के दोनों V2 हो गए और सेंटेंस के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आ गई, पूरा का पूरा पास्ट इंडेफिनिट में है, एक यूनिफॉर्मिटी आ गई कि मैंने अपना सामान किनारे रखा और लेट गया।
अगला है वी शुड कीप आवर कूल एंड नेवर लूज आवर टेम्पर व्हेन प्रोवोक्ड। कहा जा रहा है कि हमें अपनी शांति बरकरार रखनी चाहिए और कभी भी अपना टेम्पर खोना नहीं चाहिए जब कोई हमें उंगली करे, प्रोवोक करने की कोशिश करे। अब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि भाई दिक्कत कहां है, कंफ्यूजिंग वर्ब में ही है। नेवर लूज, LOSE करना है यहाँ पे, LOOSE गलत है। लूज का मतलब ढीला करना और ये लूज का मतलब खोना। तो लूज योर टेम्पर ये एक्सप्रेशन है कि अपना टेम्पर ना खो, लूज योर टेम्पर, LOSE। अच्छा, इस टेम्पर से मुझे याद आया एक और शब्द, टेम्पर। ये कंफ्यूजिंग वर्ड में कई, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में कई बार दिया जाता है। तो टेम्पर तो आपको पता लग गया, जो आपकी मानसिक स्थिति है, मेंटल जो सिचुएशन है, उसे टेम्पर कहते हैं कि भाई अपना टेम्पर अपने नियंत्रण में रखें। टेम्पर क्या होता है? टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। कहां कहां ये शब्द आपको देखने को मिला? जैसे हम सुनते हैं टेम्परिंग विद एविडेंस, टेम्परिंग विद एविडेंस यानी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करना। या कई बार बॉलर्स के ऊपर टेम्परिंग, बॉल टेम्परिंग के चार्जेस लगते हैं कि वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके बाल, जो गेंद है उसके धागों को निकाल लेना कि सीम मिलेगी और स्पिन होगी और ये और वो। तो इसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड बॉल टेम्परिंग। और हमारे मोबाइल में जो टेम्पर्ड ग्लास होता है उसको बहुत सारी जगहों पे गलत लिखा जाता है, वो टेम्पर्ड लिखे होते हैं। मेट्रो के बाहर 100 रुपए में टेम्पर्ड ग्लास, तो वो टेम्पर्ड नहीं होता, वो टेम्पर्ड होता है कि आपकी स्क्रीन के साथ अगर छेड़छाड़ हो जाए तो वो उसको कवर करे, राइट? तो टेम्पर और टेम्पर को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? वॉल टेम्परिंग नहीं, बॉल जो गेंद है उसकी बात होती है यहाँ पे। चलो, तो वी शुड कीप आवर, कूलिंग नहीं रखना है। हीरो को वहां पे कूलिंग लग रहा है, तो हीरो भाई कूलिंग नहीं है वहां पे, कूल ओके है, नो प्रॉब्लम। डिस्पाइट माय रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज, सो आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। बहुत ही कॉमन सा एरर और साफ ना बोलने की वजह से गलतियां हमसे होती हैं। अब आप देखो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, ये इस्तेमाल हुआ है। कंप्लेंट शब्द भाई नाउन है, सब्जेक्ट के बाद नाउन नहीं आएगा, वर्ब आएगा और वर्ब के तौर पे क्या आना चाहिए? कंप्लेंड। हाँ जी, कंप्लेंट जो है ये V2 और V3 है, किसका? कंप्लेन का। कंप्लेन शब्द वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कंप्लेन वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, क्योंकि कंप्लेंट जो है वो नाउन है। और अगर कंप्लेंट का इस्तेमाल करना है तो कैसे कर सकते हो आप? कि जैसे कहा जाए आई फाइल्ड अ कंप्लेंट, आई फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, ठीक है ना? अब यहाँ फाइल क्या हो गया? वर्ब हो गया, और ये हो गया वर्ब का ऑब्जेक्ट। अगर पूछे कोई व्हाट डिड यू फाइल, तो जवाब क्या होगा? आई फाइल्ड अ कंप्लेंट, मैंने एक शिकायत दर्ज कराई है, ये सेंस निकलेगा यहां से, ठीक है? अगला है ही वाज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन अफ्लुएंट फैमिली। बहुत ही आसान सा, ही वाज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, यहां पैदाइश की बात है, जन्म की बात है। एक गरीब घर में उसका जन्म हुआ, लेकिन एक अमीर घर में उसकी परवरिश हुई। तो बोर्न पैदाइश के लिए BORN होगा, ये भी हमने कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर में पढ़ा था। और BORNE जब है स्पेलिंग में तो उसका मतलब ढोना, सहना, बर्दाश्त करना होता है। जैसे वाटर बोर्न डिजीज, यानी पानी के ऊपर जो कीटाणु और विषाणु सवार होकर संवाहक होकर पहुंचते हैं आप तक, तो वहां पे आप BORNE लगा लेंगे। फेलियर मस्ट नो हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज़ ओनली द टफ सर्वाइव्स। फेलियर मस्ट नॉट हैव, तो ये तो एक टाइपो एरर है, मस्ट के बाद नो हैव जो लिखा है ये नॉट हैव होना चाहिए। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट लिखा हुआ है और वहां पे आ जाएगा परमानेंट इफेक्ट। बहुत ही कॉमन सी समस्या है ये लोगों की। देखो, अफेक्ट जो है ये वर्ब है और इफेक्ट जो है ये टिपिकली क्या है? नाउन है। ये प्रभाव होता है और ये प्रभावित करना होता है। वैसे इफेक्ट भी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। इफेक्ट भी, ये जो शब्द है ना, ये नाउन और वर्ब दोनों है, ये ध्यान में रखना। लेकिन अभी आपकी जानकारी के लिए आप इसको नाउन के ध्यान में रखेंगे। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, जैसे हम कहते हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों की बात कर रहे हैं। और आई वाज अफेक्टेड विद डेंगी या आई वाज अफेक्टेड विद फीवर, तो मैं फीवर से प्रभावित हुआ, तो ये प्रभाव है इफेक्ट और ये प्रभावित होना है। इफेक्ट जब वर्ब के तौर पे काम करता है तब इसका मतलब अलग होता है, ये प्रभाव से जुड़ा हुआ मतलब इसका नहीं होता। जब इफेक्ट वर्ब के तौर पे काम करेगा तो इस समय उसका सेंस क्या होगा? कि जब कोई चीज किसी और चीज के होने का कारण बनती है, इट इफेक्टेड दिस, इसका मतलब क्या? कि दिस थिंग वाज द कॉज फॉर द हैपनिंग ऑफ द अदर थिंग। जब कोई एक चीज दूसरी चीज के होने का कारण हो तो वहां पे हम इफेक्ट वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज इफेक्ट नाउन है जिसका मतलब प्रभाव है। अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज फाउंड बाय जमशेदजी टाटा व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी एस्पेक्ट्स। बहुत ही इजी सा, कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज फाउंडेड बाय जमशेदजी टाटा व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी एस्पेक्ट्स। तो फाउंड का मतलब तो ऐसे है कि जैसे लग रहा है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी कहीं खो गई थी और जमशेदजी पा गए उसको, ये है फाउंड का मतलब, फाइंड का सेकंड फॉर्म। यहां हमें फाउंड का सेकंड फॉर्म चाहिए, फाउंडेड, स्थापित किया। कौन से सन में हुई थी स्थापना? कोई बताएगा मुझे? 1907, 1907। और जमशेदपुर जो शहर है वो इन्हीं जमशेदजी नसरवान जी टाटा के नाम पे है, जानते हैं आप, राइट? फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, बहुत अच्छा, निर्भय को याद है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। 8 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप बताएं मुझे। He promised the family members that he will be able to return back before 10 a.m. She dare not to visit that haunted location in that night. He must not to have treated his son so rudely. You ought to inculcate good habits when you were young. It is very cold here. We should bring our woolen clothes, but we didn't. The assassin was convicted and ordered to be hung. Are you used to get up early in the morning? And he would broke a cup every day when he came to Mumbai during his holidays. चलो जी, 2 मिनट है आपके पास, फटाफट आंसर कर लीजिए इनके।
वो रिटर्न बैक है बिल्कुल, बिकॉज आप ये बचपन से पढ़ रहे हो, रिटर्न बैक एक सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है। रिटर्न शब्द कैसे बना है, रिटर्न का मतलब मुड़ना और ई का मतलब बैक, यानी रिटर्न का मतलब ही हो जाता है पीछे मुड़ना। आप रिटर्न के बाद फिर बैक लगा दोगे, इसका मतलब उस इंसान ने जहां शुरू किया था वहीं पहुंच गया। तो ये दो एरर थे यहाँ पे, ठीक है। फैमिली मेंबर्स ही वुड बी एबल टू, विल की वो वुड से चेंज करोगे वो मोटा एरर है, बैक तो टाइप एरर भी हो सकता है, बट जो वर्ब के लिहाज से आपको ध्यान में रखना था वो यही था कि ही प्रॉमिस्ड द फैमिली मेंबर्स दैट ही वुड बी एबल टू। प्रॉमिस्ड है तो विल नहीं लिखोगे, ये एक तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन का जो है स्ट्रक्चर है। तो जब इधर आपका पास्ट होगा तो इधर भी आप विल को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, वुड में। शी डेयर नॉट टू विजिट दैट हॉन्टेड लोकेशन इन दैट नाइट। अब यहाँ पे देखो आप, शी डेयर नॉट टू विजिट लिखा हुआ है। आपको पता है ये जो आपका नीड नॉट है और डेयर नॉट है, जैसे ही आप नॉट का इस्तेमाल नीड और डेयर के साथ करते हैं वो मॉडल वर्ब बन जाते हैं, और मॉडल वर्ब के साथ टू प्लस वन का इस्तेमाल नहीं होता। तो यहां से आपको टू हटाना पड़ेगा, शी डेयर नॉट विजिट। अगला था ही मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड, सेम प्रॉब्लम है भाई। मस्ट जो है मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ आप टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड हिज सन सो रूडली, उसे अपने बच्चे को इतने रूडली ट्रीट नहीं करना चाहिए। You ought to inculcate good habits when you were young. When you were young. So you ought to have inculcated. You ought to have inculcated when you were young. ये आप करोगे। और देखो की बात हो रही है किसकी, जब तुम यंग थे तुम्हारे अंदर अच्छी आदतें डाली जानी चाहिए थी। You ought to inculcate का मतलब डाली जानी चाहिए, डाली जानी चाहिए थी। तो you ought to have inculcated, ये कर लेंगे आप। और 12वां क्वेश्चन भी आप देखें तो वही जो हमने किया है, क्या कंडीशनल सेंटेंसेस, बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। इट इज वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ठंड है। वी शुड ब्रिंग आवर वुलन क्लोथ्स बट वी डिडंट। वी शुड ब्रिंग लिखा हुआ है, हमें गर्म कपड़ा लेके आना चाहिए बट हम नहीं लाए। अरे लेके आना चाहिए नहीं, लेके आना चाहिए था लेकिन हम नहीं लाए। अब वही सीधी सी बात कि सपोज अब आप न्यू ईयर पे मनाली के लिए निकल रहे हैं और मनाली की ठंड का आपको एहसास ना हो, आप रहते हैं दिल्ली में। अब जब आप वहां पहुंच गए तब आप ये बात कर रहे हैं कि इट इज वेरी कोल्ड हियर, बहुत ठंड है यहाँ पे। वी शुड हैव ब्रॉट वुलन क्लोथ्स, हमें गर्म कपड़े लेके आने चाहिए थे बट वी डिडंट, लेकिन हम नहीं लाए। तो ये स्ट्रक्चर हुआ, क्योंकि वो इंपॉसिबल है, इंपॉसिबल कंडीशन है। आप किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाएं जहां बहुत ठंड है, जिस समय ठंड लगे उस समय कपड़ा थोड़ी आ जाएगा, कपड़े का जो इंतजाम है वो आपको पहले से रखना होगा। तो यही तो है शुड हैव का यूज, की अनफुलफिल्ड पास्ट ऑब्लिगेशन, कोई चीज जो कि पास्ट में पूरी होनी चाहिए थी लेकिन वो अनफुलफिल्ड रह गई, उस समय पूरी नहीं हुई, तो हम यहाँ पे शुड हैव लगाते हैं। और शुड हैव के बाद दिन तो आएगा नहीं, क्या आ जाएगा, ब्रॉट, शुड हैव ब्रॉट आवर वुलन क्लोथ्स बट वी डिडंट। अगला क्वेश्चन अगेन बहुत आसान सा है। द असैसिन, अच्छा शब्द है, असैसिन किसे कहते हैं, वन वर्ड में भी आ सकता है, और इसी असैसिन से शब्द आता है असैसिनेशन। असैसिनेशन जो होती है वो हत्या होती है, किनकी, जैसे आप सुनते हैं असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, असैसिनेशन ऑफ बेनजीर भुट्टो, राजीव गांधी। तो जब किसी पॉलिटिकल लीडर जो है, जो उसकी हत्या की जाती है, तो वहां पे मर्डर की जगह पे हम किस शब्द का इस्तेमाल देखते हैं, असैसिनेशन का। तो और जो असैसिनेशन करने वाला है, जो हत्या करने वाला है, उसे क्या कहा जाएगा, असैसिन। जैसे मर्डर करने वाले को मर्डरर कहा जाता है। यहाँ पे वही लिखा है कि जो असैसिन था, जो हत्यारा था, उसको कन्विक्ट किया गया और ऑर्डर दिया गया फांसी देने के लिए। और आपको याद आ जाएगा कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर, हैंग, हंग, हंग और हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। आपको पता है तो फांसी पे लटकाने की बात है तो यहाँ पे टू बी हंग नहीं, टू बी हैंग्ड होगा। हंग का मतलब तो लटकाया होता है, लटकाने के लिए। आर यू यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आर यू यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे आ जाएगा गेटिंग अप, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आर यू यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। याद आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि भाई यूज्ड टू के साथ जब बी फॉर्म के वर्ब का इस्तेमाल होता है, याद है कॉन्सेप्ट, यूज्ड टू के साथ जब बी फॉर्म के वर्ब का इस्तेमाल होता है तो उन हालात में आप क्या लगाते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पे भी गेटिंग अप हो जाएगा। और 15वां क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है, लिखा है ही वुड ब्रोक अ कप। इतना पढ़ते ही आपकी जबान खुद ही कहेगी भाई क्या पढ़ रहे हो तुम। वुड एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ब्रोक तो सेकंड फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। वुड के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही वुड ब्रेक अ कप एवरी डे व्हेन ही केम टू मुंबई ड्यूरिंग हिज हॉलिडेज। और यहाँ पे एक चीज का और भी खुलासा हुआ वुड मॉडल वर्ब के इस्तेमाल का। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि वुड का इस्तेमाल हम हमेशा प्रेफरेंस के लिए, फ्यूचर प्रेफरेंस से फ्यूचर चॉइस के लिए करते हैं। जैसे आप कहो आई वुड लाइक टू डू दिस, आई वुड लाइक टू डू दिस, यहाँ आपने वुड लाइक का इस्तेमाल किया कि मैं ये करना चाहूंगा। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि वुड का इस्तेमाल हम पास्ट के सिचुएशन के लिए भी करते हैं, पास्ट के रिपीटेड एक्शन के लिए करते हैं, पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए भी वुड प्लस वी1 का इस्तेमाल होता है। जैसे कि सेंटेंस से साफ जाहिर है कि जब वो अपनी छुट्टियों के दिनों में मुंबई आया करता था तो रोज एक कप तोड़ा करता था, राइट। तो ये इसका हिंदी अर्थ हुआ कि ही वुड ब्रेक अ कप। तो जब आता था छुट्टियों में, मान लो बच्चा जो है वो बड़ा हो गया और अपनी नानी के घर गया, तो नानी उसे बचपन की बातें याद दिला रही हैं कि पता तुम गर्मी की छुट्टियों में छोटे थे और मुंबई आते थे अपनी छुट्टियों में तो रोज एक कप तोड़ देते थे तुम। अब वो बड़ा हो गया तब उसकी माँ, जो नानी माँ है, वो बता रही है उसे बचपन के उसके जो कारस्तानियां हैं उसके बारे में खुलासे हो रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर था इन क्वेश्चंस का। बात क्लियर हो गई रोहित मेरे भाई, मैं बैच हम देख नहीं रहे होते ना, पढ़ा रहे हैं। अब जो भी कुछ हो चुका है उसके बारे में क्लास के बाद ही बात कर पाऊंगा, जो भी आपकी वीडियो क्वालिटी की समस्या है या जो भी कुछ है, मुझे भी देखना पड़ेगा कि क्या समस्या आ रही है। अपडेट होती है चीजें तो फिर थोड़े चेंजेस होते हैं, उसमें क्या चेंजेस हैं आपके इनपुट में टीम तक पहुंचा दूंगा। टीम भी आपके कमेंट्स देखती होती है, ऐसा नहीं कि मैं ही देख रहा हूं। एक टेक्निकल टीम से कमेंट देखने का काम करती है, तो आप लोग निश्चिंत रहा करो। हम ही हर काम नहीं कर सकते ना, हम आपके फैकल्टी हैं। हमारा काम है सब्जेक्ट मैटर पे ध्यान रखना, कोर्स स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना। बाकी जो भी टेक्निकल इश्यूज आपके आते हैं वो हम तक पहुंचा देते हैं, इसलिए उसके लिए भी डेडिकेटेड टीम है जो हर बैच में आपके कमेंट्स को देखती है, ऑब्जर्व करती है कि क्या समस्या आ रही है। अगर अपडेट इसी के लिए आएगा कि कुछ और चीजें उसमें जोड़ी जाएं, कुछ और बेहतरी की जाए, हर एक अपडेट। और देखो जो एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन है, चाहे आपके पास भी इतने सारे बैंक्स के एप्लीकेशन होंगे जहां पे भी आपका अकाउंट होगा, आप उसमें क्या देखते हैं, हर बार उसमें नया वर्जन जुड़ता रहता है, नंबर उसमें ऐड होता रहता है। तो ऐप एक डायनामिक मीडियम है, टेक्नोलॉजी का डायनामिक मीडियम, उसमें हर दिन कुछ चेंजेस आते रहते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो कोशिश यही होती है कि बेस्ट आप तक पहुंचाया जाए, थोड़ी जो समस्या आ रही है उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। अब देखो यहीं पे गौर करना, सर सब सही है, नया अपडेट अच्छा है, आ जाइए। कहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में परेशान हो हीरो अभी, वी शुड कीप आवर कूलिंग। ओ माय गॉड, ये बेचारा परेशान है हीरो अभी, टेक्स्ट जिरंड इन क्वेश्चन नंबर, कीप टेक्स्ट जिरंड। यहाँ पे आपको जिरंड दिख रहा है, कीप मेन वर्ब नहीं हो सकता क्या, हमेशा जिरंड लगाओगे उसमें। अरे जिरंड तब बोला जाएगा जब जिरंड और इन्फिनिटिव में कंफ्यूजन, वहां पे कौन सा कंफ्यूजन है, वहां आवर कूल ये दोनों मिला करके नाउन फ्रेज बना रहे हैं जो कि कीप का ऑब्जेक्ट है। जबरदस्ती हम जिरंड घुसा देंगे देखो, जहां इन्फिनिटिव और जिरंड के बीच में चॉइस हो, जैसे कहा जाएगा भाई ही केप्ट ऑन सिंगिंग, ही केप्ट ऑन सिंगिंग, उसने गाने को जारी रखा, तो वहां पे आप लगाओ जिरंड, ही केप्ट ऑन टू सिंग की जगह पे। बट यहां पे थोड़ी आपको जिरंड की जरूरत है। चलो आ जाओ, 16 से 22 तक आपके सामने है, फटाफट इनको निपटाते हैं। हीरो आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई।
आ जाइए, डिस्कस कर लेते हैं। प्रियंका नीड्स नॉट कम हियर दिस टाइम एज इट इज गेटिंग डार्क नाउ। प्रियंका नीड्स नॉट कम हियर दिस टाइम एज इट इज गेटिंग डार्क नाउ। क्या प्रॉब्लम है भाई? नीड नॉट करना पड़ेगा आपको। और क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ सीखने वाली बातें ये हैं कि देखो, प्रियंका के साथ हम नीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, क्लियर कर लो। प्रियंका नीड्स टू कम अगर करते हैं आप, तो नीड्स लगाना बिल्कुल ओके है, आप जानते हैं इस बात को। नीड्स यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब, और उसके बाद इन्फिनिटिव बिल्कुल आ सकता है एज एन ऑब्जेक्ट। व्हाट डज प्रियंका नीड? देन प्रियंका नीड्स टू कम। बट यहाँ पे आपको देखने में क्या मिल रहा है कि नीड के बाद लगा हुआ है नॉट। और आप ये बात जानते हो कि भाई नीड और डेयर के तुरंत बाद अगर नॉट लग जाए तो वो क्या बन जाते हैं? मॉडल वर्ब। और आपको पता है मॉडल वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कि भाई ही शी इट है तो एस लगा लो। आप ही शुड तो बोलते नहीं ना, ही शुड ही बोलते हो। ही शुड, आई शुड, दे शुड, वी शुड, राइट? जो मर्जी सब्जेक्ट है, मॉडल वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा, उसमें आप एस ऐड नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पे जब जो सेंटेंस दिया हुआ है नीड्स नॉट कम, आपको क्या करना पड़ेगा? नीड्स टू कम है तो नीड्स कर लोगे, लेकिन यहाँ पे प्रियंका नीड नॉट कम, ये करना पड़ेगा, नीड नॉट। चलो 17 क्वेश्चन। व्हेन शी वाज यंग शी कैन रन दिस स्ट्रेच फास्टर देन मनीष। बहुत इजी है। जब वो यंग थी उस समय की बात हो रही है कि व्हेन शी वाज यंग शी कुड रन दिस स्ट्रेच फास्टर देन मनीष। जब वो यंग थी, जवान थी, तो वो इस दूरी को मनीष से तेज पूरा कर सकती थी, तेज दौड़ सकती थी। सकती है नहीं, कैन की जगह पे कुड आ जाएगा, शी वाज यंग है। 18वां क्वेश्चन अगेन आपके कंफ्यूजिंग वर्ब से है। द टिमिड चाइल्ड वाज ड्रिवन इनटू अ नैरो एंड डार्क लेन वेयर इट वाज स्ल्यूड बाय द किडनैपर। आपको याद होगा कौन सा कंफ्यूजिंग वर्ब बताया था? स्ले, स्ल्यू, स्लेन और स्ल्यू, स्ल्यूड, स्ल्यूड बताया था आपको, ठीक है ना? और यही इस्तेमाल यहां पे हुआ है कि भाई बच्चे के लिए उन्होंने स्ल्यू लगाया। जबकि आपको पता है कि स्ल्यू का मतलब क्या होता है? सडन एंड वायलेंट टर्न ऑफ अ व्हीकल। जब आप गाड़ी को अचानक से मोड़ते हैं, टर्न देते हैं। जबकि स्ले का मतलब क्या है? गला रेत कर हत्या करना। यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ के साफ समझ में आ गया कि भाई छोटा जो बच्चा था उसे एक नैरो, पतली सी अंधेरी गली में, सकरी अंधेरी गली में ले गए और उसके बाद उसकी किडनैपर्स ने हत्या कर दी। तो हत्या करने के लिए क्या आएगा? वर्ड स्लेन। तो आपको जो वर्ड चूज करना है वो कौन सा है? वो स्लेन है। स्ल्यूड को, स्ल्यूड यहाँ पे गलत है, स्लेन को चूज कर लीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला है शी रिमेंबर्ड दैट हर वीजा विल बी एक्सपायर्ड। भी आपने पढ़ा है कि भाई जब हमने इधर रिमेंबर्ड लिख दिया तो विल भी नहीं लिखेंगे, फिर वुड बी एक्सपायर्ड लिखेंगे, क्योंकि शी रिमेंबर्ड ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में जाएगा, इन्फॉर्मेटिव विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है इफ योर ट्रैक सूट वर नॉट मेड ऑफ परमेबल फैब्रिक यू विल ड्रॉन इन योर स्वेट। इफ योर ट्रैक सूट वर नॉट मेड ऑफ परमेबल फैब्रिक, अगर तुम्हारा जो ट्रैक सूट है वो परमेबल फैब्रिक का नहीं बना होता तो तुम पसीने में पूरी तरीके से डूब गए होते। तो यहां पे यू विल नहीं, क्योंकि वर लिखा हुआ है, इधर भी क्या हो जाएगा? वुड। यू वुड ड्रॉन इन योर स्वेट। परमेबल फैब्रिक का मतलब क्या? कपड़े, जो कपड़ा है उस पर्टिकुलर ट्रैक सूट का वो परमेबल है, इसका मतलब कि आर पार जो स्वेट है, हवा है, वो पास हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 आप देखें मैंने बैक टू बैक दिए हैं, उसके पीछे कुछ कारण है। इन सारे क्वेश्चन की जो सेटिंग होती है उसके पीछे साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। क्यों एक साथ दिया गया है? जबकि आप सभी को पता है कि शिप अगर आया हुआ है तो ड्रॉन का इस्तेमाल नहीं हो सकता यहाँ पे, लेकिन दिया क्यों है वो कारण समझ लो। कारण ये है कि अगर हम सिंक की बात करें तो ये एक तरीके से तीनों फॉर्म इसके अलग अलग होते हैं। सिंक, सैंक, संक। इररेगुलर वर्ब है, ये इररेगुलर वर्ब है। सिंक एक इररेगुलर वर्ब है और जिसमें तीनों फॉर्म अलग हैं। क्योंकि अगर हम ड्रॉन की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलता है कि ये एक रेगुलर वर्ब है, क्योंकि ईडी लगा करके हम इसके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म को बना लेते हैं। अब इसमें बच्चों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि सेंटेंस में जो लिखा है वो कौन सा फॉर्म है। ओइंग टू का मतलब होता है किसी कारण से, तो ओइंग टू हैवी रेन्स यानी भारी बारिश के कारण से, भारी बारिश की वजह से द शिप ड्रॉन्ड इन द मिडिल ओशन। अब यहाँ पे उन्होंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं किसकी? 21 की। यस, तो 21 में लिखा है शिप ड्रॉन्ड। अब यहाँ पे आप देखो एक सवाल मन में पैदा होगा कि ये जो ड्रॉन्ड लिखा हुआ है ये V2 है या V3 है? क्योंकि V2 और V3 दोनों की स्पेलिंग सेम है। V2 और V3 दोनों की स्पेलिंग सेम है, तो फिर कॉमन सेंस आपको बताएगा कि भाई V3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म हम किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर लगा है तो ये V2 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या? ये V2 है और V2 का मतलब कि हम ड्रॉन तो लगा नहीं सकते शिप के लिए, तो हमें सिंक का सेकंड फॉर्म चाहिए और वो क्या होगा? सैंक होगा। तो 21 में आप लिखोगे सैंक, भारी बारिश की वजह से गोइंग टू द हैवी रेन्स द शिप सैंक इन द मिडल ऑफ द ओशन। एंड नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22 इट सेज टाइटैनिक वाज वेरी बिग शिप विद कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1500 पीपल। इट वाज रिपोर्टेड टू हैव, अब देखो आ गया, ये कौन सा स्ट्रक्चर है जिसकी बात कल करूंगा? परफेक्ट इन्फिनिटिव है। ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है, क्या लिखा हुआ है? ये दिख रहा है ना यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं? हाँ जी, 22 में देखें आप, इधर लिखा हुआ है रिपोर्टेड टू हैव। रिपोर्टेड टू हैव, तो रिपोर्टेड हो गया मेन वर्ब, ठीक है, और उसके बाद आगे टू हैव, और टू हैव के बाद यहां पे लिखा था क्या? टू हैव ड्रॉन। तो आपको पता है कि भाई हैव आया हुआ है तो हैव के बाद सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं, थर्ड फॉर्म आएगी, यानी अब 22 में जो ड्रॉन है वो थर्ड है। हम ड्रॉन यहां लगा नहीं सकते, हमें सिंक का सेम फॉर्म चाहिए और वो क्या होगा? थर्ड फॉर्म, जो कि क्या है यहाँ पे? सिंक, सैंक, संक। तो टू हैव संक। और लगे हाथ समझ भी लो परफेक्ट इन्फिनिटिव, इसमें कल थोड़ी सी हम पड़ताल करेंगे और आप भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना के देंगे, मुझे पता है, लेकिन इसको समझ लो आप कब हम इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव का। जैसे कि परफेक्ट शब्द से ही जाहिर है कि परफेक्ट का मतलब पूरा हो गया। जब वो शिप टाइटैनिक डूब चुका होगा तब तो अगले दिन की अखबार में न्यूज आएगी, तो डूबने के बाद रिपोर्ट हुई, रिपोर्टेड टू हैव संक। ऐसा नहीं कि रिपोर्टेड टू सिंक लिखा जा सकता है, आपने सिंपल इन्फिनिटिव लगा दिया, नहीं, रिपोर्टेड टू सिंक नहीं, तो वो तो उस मोमेंट की बात हो गई। रिपोर्टेड टू बी सिंकिंग आ जाए तो ऐसा तो है नहीं कि जहाज डूब रहा है और उसी समय अखबार 1912 की बात, इतना एडवांस मामला था नहीं, लोग मोबाइल से खींच लेंगे तो न्यूज में भी आ जाएगा हाँ एक बड़ा जहाज डूब रहा है। जब डूब चुका है, अब ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है, डूब चुका है तब रिपोर्ट हुआ है। तो मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब वही है, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड टू सिंक सिंपल इन्फिनिटिव, रिपोर्टेड टू बी सिंकिंग प्रोग्रेसिव इन्फिनिटिव, एंड रिपोर्टेड टू हैव संक परफेक्ट इन्फिनिटिव। टू हैव संक डूब गया तब रिपोर्ट हुआ, तो वही बात कि आप प्रोग्रेसिव सॉरी परफेक्ट इन्फिनिटिव का इस्तेमाल तभी करते हैं जब वो एक्शन हो चुका है, ठीक है। तो ये यहां पे था 22 तक। आइए अब बढ़ते हैं आगे, 23, 24, 5, 6, 7 मस्त पढ़ते समझते चलो। ध्यान रखना आज से कॉम्प्रिहेंशन बैच शुरू हो रहा है, एनरोलमेंट जो 2 आवर्स वाला सिस्टम है उसका बेनिफिट लीजिएगा आप लोग। उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आपको करूंगा ही, एक वीडियो थोड़ी सी डाल दूंगा, लेकिन आप तो मेरे बैच में हैं तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। देखो एक पैरासिम्बल टॉपिक है हमारा जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, एसएससी का बच्चा इसको पीक्यूआरएस बोलता है, अब उन्होंने पीक्यूआरएस जगह एबीसीडी देना शुरू कर दिया है, तो ये टॉपिक होगा। अब इस टॉपिक की अगर बात की जाए तो इसमें कई तरह के टाइप हैं, हम यहाँ पे 4 स्टेटमेंट से लेकर के 8 स्टेटमेंट तक के जो क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। एसएससी में या यूपीएससी के एग्जाम में जैसे सीडीएस है, ये सब है जहां पे पैरासिम्बल पूछे जाते हैं, वहां पे 4 स्टेटमेंट तक का ही मामला है, लेकिन 4 से ज्यादा स्टेटमेंट अगर हैं तो वो पूछे जाते हैं आपके बैंकिंग के अंदर और मैनेजमेंट एग्जाम्स के अंदर। एसबीआई पीओ में 2008 में ही 8 स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया हुआ था,
और मैं बात करूं अगर जो हमारा कैट या मैनेजमेंट एग्जाम का लेवल इसको बैंकिंग वाले फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे आपको 7 स्टेटमेंट है ए बी सी डी इस तरीके से करते हो, सभी में लगभग 2-2 ढाई 3-3 लाइनें लिखी गई हैं। तो अगर सपोज 8 स्टेटमेंट है तो आपको 24 लाइन पढ़ करके उसको एक कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं जिससे आपकी पूरी समझ बढ़ जाएगी। यहाँ पे करीब हम क्लास में 250 प्लस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे सिर्फ इस एक टॉपिक से, जिसमें आपके एसएससी सीजीएल का जैसे आप इस बैच में भी देखते हो। यहाँ पे मैं जो आपको टॉपिक करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीजीएल के करा रहा हूँ, चाहे क्लोज टेस्ट है या अच्छा आपका बैच तो भी नया है ना, ये इंग्लिश 10 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी उनका समय उनका खत्म हुआ ये टॉपिक। तो हम यहाँ पे एक्चुअल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पुराने नहीं लेटेस्ट पैटर्न के क्लास में सॉल्व करते हैं। आपके इन बैचेस में उनमें से कुछ क्वेश्चन छांट के देता हूँ, यहाँ पूरा का पूरा सेट प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, राइट। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उसके बाद बारी आती है दूसरे टॉपिक क्लोज टेस्ट की, राइट। क्लोज टेस्ट अगला टॉपिक है, अगेन हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक, और जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता है इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाती है। इसमें हम मास्टर करेंगे और इसमें भी इसी तरीके से जो हमारे प्री के क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन है, उनको प्लस जो मेरे क्वेश्चन होते हैं, राइट, जो थोड़े से मुश्किल होते हैं, और वही बात है ग्रेडेशन है। उसमें आप देखा होगा पोस्टर पर साफ लिखा है एसएससी बैंकिंग यूपीएससी कैट, तो इसी तरीके से हर एक बैच चलेगा। शुरू का हैंडआउट हल्का होगा, फिर तो पूरी पकड़ आपकी बन जाएगी, फिर हम अगले लेवल पे जाएंगे, और पकड़ बन जाएगी, फिर अगले लेवल पे जाएंगे। इस तरीके से ग्रेडेशन के थ्रू हैंडआउट डिजाइन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद तो जो सीजीएल का एग्जाम है ना, सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस स्टेनो, ये सब हलवा हो जाएंगे आपके लिए। ये सब 5-5 सेकंड में आप क्वेश्चन करोगे, 5 सेकंड में तो आप इसी बैच में देखोगे वैसे जब हम पैराजम्बल के टॉपिक पे आएंगे। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन बैच में आप बहुत अच्छे लेवल पे जाते हो तब वो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, और जो आपके कॉम्पिटिटर हैं आप उनसे कहीं आगे हो जाते हैं। वो जितने समय में उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे आप उनसे बहुत कम समय में उन क्वेश्चन को करेंगे। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है आरसी, जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैं रॉयल चैलेंज भी कह लेता हूं इसीलिए। अब यहाँ पे जो टेक्निकल चीजें हैं, कोई हमें ये कभी तक आज तक नहीं सिखाया कि हाउ टू रीड, किसी ने नहीं सिखाया है। व्हाट टू रीड सबने बताया, बेटा ये पढ़ लो वो पढ़ लो, मैं भी आपको किताबें देता हूं हर एरियाज की, बट हाउ टू रीड, दैट्स द चैलेंज। दैट इफ आई गेट अ पैराग्राफ ऑफ लेट्स से 700 वर्ड्स 800 वर्ड्स एंड माय स्पीड इज वेरी स्लो, आई एम नॉट एबल टू रीड दोस लाइंस, एंड इफ आई एम एबल टू रीड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एट द सेम पेस। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हमारी आगे आंखें जो है वो आगे निकल जाती हैं और समझ जो है वो पीछे रह जाती है, और फिर दोबारा हम उन्हीं लाइनों को पढ़ते हैं। तो ये स्किल डेवलपमेंट का पूरा मामला है। तो आप यहाँ पे सारी टेक्निकल चीजें सीखोगे कि आखिर हम क्रिटिकल रीडिंग किस तरीके से करें, कैसे एक पैराग्राफ से काम की बातों को बहुत आसानी से निकाल सके, और कैसे उन क्वेश्चंस, क्योंकि अब स्कूल वाला मामला नहीं है। राजा रानी की कहानी होगी, राजा के घोड़े का नाम क्या था, तीसरी रानी कौन से महल में रहती थी, आपने तीसरी रानी और महल देखा और फटाफट शिकारी आंखों से ढूंढ के आपने आंसर कर दिया। आजकल क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द राइटिंग स्टाइल ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑथर, व्हाट इज करेक्ट एज पर द पैसेज, व्हाट इज इनकरेक्ट एज पर द पैसेज। मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो पूरे पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आंसर किया जा सकता है, उनकी संख्या बढ़ रही है, जिनको हम इंडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। ये स्कूल के अनसीन पैसेज नहीं रहे, तो इनके बैकग्राउंड में बहुत सारा काम है। जैसे मैं आपको बताऊं, अपने कैट के बैचेस में मैं करीब इसी टॉपिक के ऊपर 18 घंटे खर्च करता था। जो स्ट्रक्चर है हमारा स्टैंडर्ड टाइम का जो स्ट्रक्चर था, क्योंकि पूरा पूरा पेपर आपका जो है वो कैट आरसी के ही ऊपर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। तो एक दिन पढ़ना सिखाना, एक दिन क्वेश्चन टाइप्स बताना, अलग अलग उन क्वेश्चन को किस तरीके से आपको टैकल करना है वो बताना। तो ये सारी चीजें आप करोगे। हम क्लास में कम से कम 40-45 जो हमारे टोन्स हैं उनकी एग्जॉस्टिव लिस्टिंग को पढ़ेंगे, समझेंगे उन्हें, राइटिंग स्टाइल क्या होती है, कैसे मैं पहचानूंगा किसी आर्टिकल को देख के किस राइटिंग स्टाइल में लिखी गई, एक्सपोजिटरी है, आर्गुमेंटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, नैरेटिव है, राइट। तो ये सब टेक्निकल चीजें आप उसमें सीखेंगे, और प्लस आरसी के क्वेश्चन को करने का फार्मूला सीखेंगे। और चौथा टॉपिक होगा हमारा फिलर्स का। मैंने शायद कल भी चर्चा की थी कि भाई एसएससी में तो 1 ब्लैंक प्लेस 2 ब्लैंक प्लेस तक की जो है ये 10 के करीब है, 200 में 40 20 60। और ये बैच मेरे ही द्वारा शुरू किया गया लगातार, जब पहली बार बच्चों को पता हर एक एग्जाम का सबसे ज्यादा क्रिटिकल सेक्शन होता है, क्योंकि ये एक तरीके से नेग्लेक्टेड होता है। कोडिंग सेंटर्स में भी इन्हीं बैचेस में आपने बताया कि 6-6 महीने होता है और ग्रामर के रूल लटाए जाते हैं, इन चीजों पे तो फोकस होता ही नहीं कभी, और होना भी है तो हैंडआउट बांट दिया, इसका ये होगा, इसका भी होगा, इसके साथ ये हो जाएगा, बस उसकी गहराई में जाके कि वो बच्चा किस तरीके से कॉन्फिडेंट फील करे कि जब उसको कोई नया क्वेश्चन मिले तो जो ज्ञान लिया उसको अप्लाई कर सके, वो उसके पास नहीं होता है। तो इसके बाद आप काफी ताकतवर महसूस करेंगे। टाइमिंग बिल्कुल सही है, जब तक आपका सीजीएल शुरू होगा लगभग वही बात है, 1.5 घंटे पढ़े होंगे क्लासेस, तो 40 दिन के अंदर ये आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना मामला सारा ही कमजोर है। फिर कॉम्प्रिहेंशन लेके आना चाहिए था, होना चाहिए। अरे गर्म कपड़ा लेके जाना चाहिए, आना चाहिए, वो तो तब कहोगे दिल्ली में हो, मनाली जाने से पहले तब कहो कि हमें गर्म कपड़ा लेके जाना चाहिए, वहां बहुत ठंड है, बर्फबारी हो रही है। अब एक बार मनाली पहुंच गए तभी थोड़ी कहोगे गर्म कपड़ा लेके आना चाहिए, तब तो कहोगे गर्म कपड़ा लेके आना चाहिए था। तो हमारी जो अनुवाद करने की दिक्कत है, बहुत सारे आप में से लोग अनुवाद वाले भी जो अनुवादकों के एग्जाम होते हैं उनमें भी हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों पे आपको कमांड अच्छी चाहिए। तो ये जो मेरी ग्रामर की क्लासेस है, ये इसे मैं बार-बार कहता हूं कि जैसे मैं अगर दिक्कत फील करता है बच्चे की, तो मुझे पढ़ के समझ में नहीं आता, मैं वैसे ही पढ़ाता हूं, तभी हम इतनी गहराई में जाते हैं टॉपिक के। तो ये आपको ये पूरा का पूरा पैकेज जो है मेरे तीनों बैचेस का, ये हर एग्जाम के लिए तैयार कर देगा। तो ईमानदारी से इसके साथ जुड़े रहें, राइट। और जो भी भाई बंधु हैं आप भी जान पहचान के उनको बताएं, ये बच्चों के लिए बहुत संकट का विषय है। 25 साल 28 साल के बच्चे बेचारे ऑफलाइन कोचिंग्स में दिखाई देते हैं, 30-30 साल के स्ट्रगल कर रहे हैं छोटे-छोटे क्वेश्चन के लिए, कि कोई बता देता कि किस तरीके से होता है, कैसे सीखना है इसको। और क्योंकि हर अगले दिन के साथ लेवल पेपर के बेहतर हो रहे हैं, अगर हमारी तैयारी पहले से ही बेहतर लेवल पे होगी तो इनको टैकल करना हमारे लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। चलिए, तो आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे, कुछ बता दो, मैंने बता दिया। अब आओ, जो समय बचा है इसमें आंखों के सामने दिखने वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लें। I have gone through a number of books and that the book of मिर्दाद is worth to read। अभी पढ़ के आपको एडजेक्टिव चैप्टर का ज्ञान आ चुका होगा। वर्थ के बाद 2+1 नहीं जाता, जिरण जाता है, वर्थ रीडिंग, वर्थ रीडिंग। द बुक ऑफ मिर्दाद इज वर्थ रीडिंग। अगला है अनिल सर, हम ले सकते हैं क्या, कोई बिल्कुल आप सभी ले सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन बैच में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यार पढ़ते पढ़ते वर्ब तक आ चुके हैं, आपकी ग्रामर दुरुस्त हो चुकी है उतनी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। मेन चैप्टर यही तो है, वर्ब सबसे मेन चैप्टर है, क्योंकि सब चैप्टर इसी के साथ जुड़ा है, इसी से टेंस जुड़ा हुआ है, इसी के साथ आपने देखा स्टेटिव वर्ब, एडजेक्टिव वर्ब सब जुड़े हुए हैं। तो आप सभी कॉम्प्रिहेंशन बैच लेने के बिल्कुल काबिल है, और आपके लिए समय बहुत सही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनवरी है, 2 महीने पूरा होगा, मार्च के बाद ही सारे पेपर्स हैं आपके, राइट। तो ये बिल्कुल सही समय होगा शुरू करने के लिए, तब तक आपकी कमांड बहुत बेहतर हो जाएगी। और आप प्रैक्टिस बैच में मेरे साथ प्रैक्टिस करें तो आपको दिख रहा होगा 10 से 12 मिनट में 25 क्वेश्चन सीजीएल प्री के हो जा रहे हैं, 10 से 12 मिनट में, जबकि हर एक सेट में 2 क्वेश्चन पैराजम्बल के हैं, 2 क्वेश्चन पैराजम्बल के हैं, यानी 50 में से 4 नंबर। और क्लोज टेस्ट जो है वो आपका 5 ब्लैंक प्लेस यानी 10 नंबर सीधा सीधा, और 2 फिलर, यानी 50 में से 18 नंबर जो है वो भी आपको दिख रहा है सीधा सीधा कॉम्प्रिहेंशन से, क्योंकि आरसी पूछ नहीं सकते। मान लो हो सकता है सेट में आरसी मिल जाए, क्लोज टेस्ट 5 की जगह पे 5 क्वेश्चन आरसी से दे दें, सीपीयू में तो देते हैं। बीइंग अ रिस्पांसिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज आवर ड्यूटी टू वेज द वॉर अगेंस्ट ऑल द करप्ट लीडर्स ऑफ इंडिया। बीइंग अ रिस्पांसिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज आवर ड्यूटी टू वेज द वॉर अगेंस्ट ऑल द करप्ट लीडर्स ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है। एक रिस्पांसिबल सिटीजन इंडिया के होते हुए ये हमारी ड्यूटी है कि हम करप्ट लीडर्स के खिलाफ जो है वो युद्ध लड़ें। द टेलीविजन वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन बेयर्ड लिखा हुआ है, डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड का एरर है यहाँ पे, इधर आप इन्वेंटेड के साथ जाओगे तो टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन बेयर्ड। डिस्कवरी शब्द कैसे बना है,
डिस्कवर शब्द का क्या मतलब कि कोई चीज आज तक कवर्ड थी, तुमने उसका ढक्कन हटा दिया, वो डिस्कवरी होती है। तो डिस्कवरी का मतलब जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्टेड है बट हमारी समझ से परे है, हमें दिखाई नहीं दे रही, हम उसके ढक्कन को उठा करके उसे डिस्कवर कर देते हैं, उसका कवर हटा देते हैं, वो डिस्कवरी होती है, खोज जिसे कहते हैं। जबकि जो इन्वेंशन है वो उपलब्ध चीजों से जब आप कुछ बनाते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने नहीं बनाई है, कॉस्मॉस ने दी थी। इस यूनिवर्स में ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हमने उनको डिस्कवर किया और फिर हमने इन्वेंशन इन चीजों का किया कि उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू कैसे हम आवाज और कैसे हम चित्र सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो टेलीविजन है, रेडियो है, ये आविष्कार किए गए। तो दैट इज द इन्वेंटेड। नाउ योर डॉटर इज मोर देन 30, सो यू हैड बेटर गॉट हर मैरिड। आपको पता होगा हैड बेटर मॉडल वर्ब है, हाँ जी, हैड बेटर मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां पे यू हैड बेटर गेट हर मैरिड एज सून एज पॉसिबल के साथ जाओगे आप, यू हैड बेटर गेट हर मैरिड, नॉट गॉट हर। कंफ्यूजन में नहीं रहना कि हैड पास्ट परफेक्ट है, नो, हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है, जैसे यूज्ड टू एक मॉडल वर्ब है, ऑट टू एक मॉडल वर्ब है, हैव टू एक मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब की जो सबसे बेसिक आवश्यक जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल इसके ऊपर भी अप्लाई होंगी। फर्स्ट फॉर्म, टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसीडरेशन आई डिसाइडेड टू गिव हिम अ फ्लैट टू लिव इन एंड सम मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। देखो बोलने में निकल ही गया ना, टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसीडरेशन, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूसेस हैं कि हर बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये निश्चय लिया या डिसीजन लिया कि मैं उसे एक फ्लैट दे दूं रहने के लिए और कुछ पैसे दे दूं एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सो दैट वाज द केस ओवर हियर। बात समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन इन 27?